to solve an unsolved question or issue. Okay, good. And could you explain that how we can validate or calibrate or issue that? Is it valid point? Are they valid point? Can we contribute through that specific research in our society? Can we make life better? How we can do that? How we can calibrate Sir, our through problem? different by doing experiments, by doing investigations, through surveys. As an engineer, do you think that calibration and validation is an essential part in a research? Solution. Okay. I Sir, would please like to repeat. ask. Okay, I'm going to ask you that. Do you think as an engineer that validation and calibration is an essential part in the research? Okay, I think there is some issue with the connection. Okay, अच्छा. तो पहला सवाल है कि why do research? हम research basically conduct क्यों करते हैं? जिस तरह आप लोगों ने explain कर दिया कि we usually conduct research for the purpose to find out new ways through which we can solve the problem. Okay, so ये तो first point हो गया, लेकिन इसकी addition में आप लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि for each and every problem, we need evidence. We need evidence in terms of which we can see, through which we can believe. और वो फिर रिजल्ट भी हो सकते हैं, वो कोई एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी हो सकते हैं, सिमुलेशन भी होती है वगैरह वगैरह. तो उसको हमने वैलिडेट करना है कि ये जो हम कह रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर मेरी कैलकुलेशन से 1 + 1 = 2 है, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लूँ, उससे भी सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं? और फिर अपनी ही रिजल्ट को हमें कैलिब्रेशन की जरूरत होती है ताकि उस पर फिर हम लोग क्रॉस जस्टिफाई कर लें. ठीक है, आज हम बात करेंगे कि व्हाई डू रिसर्च करना क्यों जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये समझ लीजिए कि the process of supporting and enabling people to express their views or concern. जब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे ना कि रिसर्च गिव यू एडवोकेसी, ये थोड़ा सा आप लोग अगर देख लेना तो ये वर्ड एडुकेट से निकला है, जहां पे आप लोगों की वकालत करते हो, जहां पे आप मेंशन करते हो कि जो प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें से लोगों के कंसर्न और लोगों के व्यूज जो है वो कितने इंक्लूड है और कितनी आपका काम जो है वो सही में लोगों की काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या उनकी हालात की आकाशी हो रही है इसमें. सेकेंड पॉइंट क्या है कि रिसर्च गिव यू अ न्यू इंफॉर्मेशन थ्रू विच वी कैन हेल्प योर केस. मतलब is a background में is a just to construct या concrete a base research for what you are doing. Usually what we do, so through research we can also help. For example, अगर मैं civil engineering में फिर बात करूंगा तो शायद बहुत कम लोग they will get what I want to say. लेकिन अगर मैंने एक बैकग्राउंड बना दिया, एक कंस्ट्रक्शन फेज में एक ग्राउंड अप्रोच इस्तेमाल करके अपनी ही बेसिक इशू को, बेसिक प्रॉब्लम को बड़े वेल डिफाइन अंदाज में, रीडेबल फॉर्म में डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ए बैकग्राउंड या बेस्ड रिसर्च. ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा जरूरी है. इस पर्पस के लिए भी हम लोग, अच्छा अब इसके अगर हम साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन देख ले, कोई भी हम लोग जब काम करते हैं, जिस तरह कोविड-19 आया था, तो कोविड के दौरान हमारे पास इश्यूज जो थे, इसी बीमारी के ड्रॉबैक्स बहुत कम थे. तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो गए, अखबारात में न्यूज आ गई कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज समवन हु इज ऑलरेडी डायबिटिक, इफ समवन हु इज ऑलरेडी हैव ए हार्ट स्ट्रोक इश्यूज, किसी का शुगर है, बीपी है वगैरह वगैरह, उनके लिए कोविड जो है वो बहुत ज्यादा जानलेवा है. तो those people who did a research
एक्चुअली उन लोगों ने उन्हीं लोकल रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके अपनी ही स्टडी के लिए एक बैकग्राउंड बना दिया। आप लोग पॉइंट तो आप लोग समझ रहे हो ना। ये जरूरी नहीं है कि हर एक फील्ड जो होगी उसके बारे में हमारे पास एबंडेंस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे, और अगर अवेलेबल नहीं होते तो फिर कभी कभार हम एक एक एविडेंस, एक रिपोर्ट की शक्ल में इंफॉर्मेशन जब थोड़े बहुत स्प्रेड आउट हो जाते हैं थ्रू डिफरेंट सर्वेज, थ्रू क्लिनिकल एग्जामिनेशन, थ्रू एक्सपेरिमेंटल स्टेज, तो इनके बुनियाद पे भी कभी कभार हम एक बैकग्राउंड बना सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसर्च गिव यू न्यू इंफॉर्मेशन टू हेल्प यूर केस, ताकि आप अपना केस बना सको। देखो, जिस तरह मैं आप लोगों से बार बार कहते आ रहा हूँ, एक रिसर्च गैप है। रिसर्च गैप तो आपने डिफाइन कर दिया कि ये इशू है मेरा। अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैकग्राउंड बना रहे हैं ताकि उसी के ऊपर आप अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सको। तो कभी कभार जब आपके पास बिल्डिंग बनाने के लिए अगर फाउंडेशन है नहीं, तो फिर फाउंडेशन हम इस तरह बना सकते हैं। तो अगर आपके मिड टर्म में एक सवाल आ जाए कि if the available data, if the data availability is kind of is if the data does not available, so how you can start your foundation, तो फिर आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है हमारा, रिसर्च कैन शो यू व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू एड्रेस योर इशू सक्सेसफुली। इससे मतलब बेसिकली क्या है कि जब भी हम लोग फॉर एग्जांपल जब हम लोग कामयाबी की तरफ यूजुअली पहुंचते हैं, तो किसी ना किसी की तरफ हम लोग इशारा करते हैं। तो रिसर्च में अभी आप लोग आगे पढ़ोगे फोर्थ लेक्चर में रिसर्च आर्टिकल का स्ट्रक्चर, जिसमें लिटरेचर रिव्यू एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा। उसके बारे में हम लोग बार बार डिस्कस भी करेंगे। और अभी जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट 1 भी दिया हुआ है, उसमें भी मैंने आप लोगों से कहा था कि 5 लिटरेचर रिव्यू आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह फिर मैं बाद में सिखाऊंगा जब आप लोगों का मैं असाइनमेंट 1 मार्क कर लूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि अभी तक आप लोगों का पर्सनल क्या ख्याल था लिटरेचर रिव्यू के बारे में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि रिसर्च कैन प्रोवाइड यू विद दी एंकडोट्स एंड एग्जाम्पल टू यूज। अब एंकडोट क्या है, जब हम लोग कहानियां बनाते हैं। ठीक है, अब कहानियां हम लोग यूजुअली किस तरह बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे कुछ लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो मतलब अब हर एक आदमी कोई ना कोई अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक आदमी है मिस्टर एक्स, उसने एक अपनी कहानी की शुरुआत कर दी कि इस तरह मैं रात को उठा था और फिर एक बिल्ली आ गई जिसकी वजह से हमारे जो मतलब जहाँ पे काउ केटल फार्म है वहां पे ये इश्यूज होना शुरू हो गए। तो जितने भी लोग होंगे उनके लिए जो कहानी की शुरुआत है, जो एनेक्डोट पॉइंट है, जो कहानियों की जो उसने एक तमहीद बांध दिया, वो बिल्ली थी। तो जिस तरह हम लोग रिसर्च में काइंड ऑफ यूजुअली कहते हैं कि इफ आई समराइज द रिसर्च इन अ शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे, तो आई वुड इलुस्ट्रेट द रिजल्ट इज 1 2 3 4 5, ये आपके 4 5 पॉइंट आ जाते हैं। तो एनेक्डोट से मुराद जो है वो बेसिकली ये है कि जब आप अपनी अपनी स्टोरी को, अपनी रिसर्च को एक तमहीद पे बांधना शुरू कर जाते हो। अब फॉर एग्जांपल अब अगर हम प्योरली इंजीनियरिंग की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो अगर आप किसी भी एक टॉपिक पे काम कर रहे हो कि हमारे पास एक जी 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 प्लीज। मैंने कहा सर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं एनेक्डोट को? नहीं 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 नहीं, एब्स्ट्रैक्ट तो एक अलग है, इंशाल्लाह वो आप लोग इसके बाद हमारा है ये आप लोग ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर 3 भी अपलोड कर दिया है, हाउ टू कलेक्ट डेटा। इसके बाद जो होगा इंशाल्लाह वो आप लोगों का है कि हम लोग जो काम कर रहे सर हैं एनेक्डोट इन बेसिकली एनेक्डोट जो है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा उसमें ले आए ताकि आप किसी एक पॉइंट पे अपना केस जब आप बिल्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैं पेमेंट में एक एग्जाम्पल देता हूँ कि if the infiltration of water in the supporting layer continues
as a result the deterioration along with vehicular failure will happen या will increase या will rise। तो अब यहाँ पे जो हमारा एनेक्डोट है जिसके जरिए मैं अपनी कहानी को मुड़ना चाहता हूँ वो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन द सपोर्टिंग लेयर है। तो ये बेसिकली वो पॉइंट, आपको वो एक पॉइंट बड़ा जरूरी है इस तरह का पॉइंट अपने काम में लेकर आना, ताकि फिर आप अपनी ही पूरी की पूरी रिसर्च को उसी एक मेन थीम में आप फोकस कर सके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दूसरा एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। एनेक्डोट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या इसकी रिजेम्बलेंस पॉसिबल है विथ कीवर्ड्स, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं। क्लियर हो गया ना ली? जो हम लोग यूजुअली Yes, कीवर्ड्स sir. इस्तेमाल करते हैं, तो इसको भी हम लोग एनेक्डोट के एग्जाम्पल में हम इसको लेकर आ सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Questions का बता दो। हाँ, एडुकेसी का मतलब है वकालत। जब आप कोई भी एक इस तरह की एक पॉइंट ले आते हो, मतलब ये है कि द प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग एंड एनेबलिंग डिफरेंट रिसर्चर्स टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न। मतलब ये है कि जो आप अब फॉर एग्जांपल अगर हम लिटरेचर रिव्यू की हम लोग एग्जांपल ले लें, तो लिटरेचर रिव्यू तो हम बेसिकली अपने प्रॉब्लम को सपोर्ट कर रहे हैं ना, अपने प्रॉब्लम को बिल्ड कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अब फॉर एग्जांपल क्या हर एक पॉइंट आपके लिए लिटरेचर रिव्यू है? नहीं, सिर्फ वो पॉइंट आपके लिए लिटरेचर रिव्यू होगा जिसका असर आपके काम से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपके काम पे उसका असर हो। हर एक पॉइंट, हर एक इंफॉर्मेशन आपके साथ नहीं होता। अगर आप लोग जब इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स when you people will submit your article to the journal for review, तो कभी कभार वो आपको ये भी कह देते हैं कि आपके जो रेफरेंसेस है इसको आप थोड़ा सा श्रिंक कर दो। अगर आपने 100-120 इस्तेमाल किए हैं तो यूजुअली वो प्रेफर करते हैं कि बस आप 40-50 इस्तेमाल करो, जिसकी आपकी रिसर्च में बहुत ज्यादा अलाइनमेंट हो, वो बहुत ज्यादा इन हो। सर हम स्टांस कह सकते हैं। क्या come again? स्टांस हाँ, स्टांस भी पॉसिबल है। सिंपल इज दैट कि हम रिसर्च करते इस वजह से हैं। ये सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें एक बैकग्राउंड, एक बेस बनाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि आपको इस तरह के इश्यूज आपको लेने चाहिए जो हकीकत में रियल में लोगों को, सोसाइटी को दरपेश हो। मतलब रिसर्च गिव यू डॉक्सी इन द सब्सटेंसेस, जिसके जरिए वो प्रोसेस या वो टॉपिक या वो हार्डकोर टॉपिक आप उठा ले जिसके जरिए लोगों के कंसर्न, उसके व्यूज उनके साथ रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, वो अभी एक टॉपिक पे काम कर रहा है कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्शन जो है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्शन उस पे लोग मतलब खास करके फीमेल खवातीन वो अपनी आमदन का, इनकम का कितना परसेंटेज जो अमाउंट है वो उस पर स्पेंड कर रही है। फिर उसका लिटरेचर रिव्यू में पढ़ रहा था, उसमें उसने लिखा था कि चाइना में अराउंड 21% है, यूएस में अराउंड 13% है, ऑस्ट्रेलिया में अराउंड 9% है। तो ये इस तरह की चीजें जब आप उठाते हो जो लोगों के साथ जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमल दखल हो। अली क्लियर हो गया? यस सर। किसी और को कोई इशू हो तो आप लोग प्लीज आप लोग फौरन पूछ लीजिए। अच्छा, अब ये इसी का एक नेक्स्ट स्लाइड है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें हम लोग बेसिकली कहते क्या है कि रिसर्च जो है, जो काम या कंफर्म हो, रिसर्च कैन कंफर्म व्हाट यू आर ऑलरेडी श्योर ऑफ। देखो ना, कभी कभार लोग ये कहते हैं ड्यूरिंग देयर रिसर्च प्रपोजल कि इस केस पे ये असरात है। अगर इस पे ये असरात है, देन व्हाई यू आर डूइंग द सेम वर्क। एक तो है ना कि सिर्फ हम लोग कागज पर दे डिग्री ले लें, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इसके रिजल्ट ये आएंगे
अगर आपको 6 से 8 महीने या 1 साल की रिसर्च का कुछ इनपुट फॉर द सोसाइटी फॉर योर डिग्री, एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज if you are not able to defend yourself in the competitive exam, in the competitive interview, तो आप देख ले कि क्या आपका जो रिजल्ट है, क्या ये पॉइंट नंबर 1 उसमें मतलब हो रहा है कि नहीं। अच्छा, एक तो हम लोग कहते हैं कि इस रिजल्ट से हम ये चीजें निकालेंगे का एक अलग मतलब है, इम्पैक्ट निकालना, एनालिसिस करना वो एक अलग चीज है। लेकिन कभी कभार लोग कहते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव ये निकलेगा, तो ये निकलने वाली जो बात है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है या फिर आपको बिल्कुल आइडिया है और ये प्रोजेक्ट किसी ने ऑलरेडी कर दिया है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल आप लोग इस तरह का प्रोजेक्ट उठाए कोई भी जिसका सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव हो, जो डुएबल हो, जो अगेन जब आप उसको राइट अप करते हो जो रीडेबल हो, और जिसको आप लोग डिफेंडेबल भी हो, जो आप डिफेंड भी कर सकते हो। ऐसा ना करें जिंदगी में कि मैं पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टेशन के सारे मसले मसाइल हल करता हूँ। तो ये तो इसको तो आप फिर मेरे ख्याल में आपको एक दूसरी जिंदगी शायद चाहिए, उसमें भी फिर बंदा ना कर ले। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो टॉपिक आप उठा रहे हो क्या ये डुएबल है कि नहीं, क्योंकि यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द टाइम कंस्ट्रेंट, द बजट कंस्ट्रेंट, द मटेरियल कंस्ट्रेंट। तो ये 3 बड़ी जरूरी चीजें हैं। ठीक है, कोई भी रिसर्च जो हो अगर उसमें सीबीए एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है, तो उसका फिर रियल टाइम में कोई भी फायदा नहीं होगा। इससे मुराद ये है कि मैं आप लोगों को अभी से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्रोजेक्ट का राइट अप आप लोग शुरू कर दें। मैं भूल जाता हूँ, पाकिस्तान में बहुत सारे डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन है, सच एज पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, हायर एजुकेशन कमीशन। तो बजाय कि आप इस तरह के टॉपिक उठाएं कि आपको सिर्फ डिग्री मिल जाए, आप खैर मास्टर की डिग्री 1 साल 5 महीने 6 महीने की बजाय 3 सेमेस्टर की बजाय आप लोग 6 सेमेस्टर में उसको कंप्लीट कर दें, 3 साल में कर दें। फायदा क्या होगा, एक तो यह है कि अगर आपको फंडेड प्रोजेक्ट मिल जाता है, उसी से आपकी सैलरी भी आती है, आप रिवेन्यू भी जनरेट कर रहे हो। दूसरा ये कि जब ETC या फिर पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई फंड्स वगैरह देते हैं, तो दे मेक श्योर कि वो रियल टाइम कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, रिसर्च गिव यू क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, क्रेडिबिलिटी से आप इस तरह की एग्जांपल ले ले, अथॉरिटी। ठीक है, जब आप बोलते हो तो आपके पास शवाहिद हो, द ऑडियंस कैन रिलाई ऑन यू। क्रेडिबिलिटी आपकी बहुत बड़ी हो, और वो कब पॉसिबल है, जब आप कोई रियल टाइम एक्सपेरिमेंट कर लेते हो। अब अगर आपको मैंने, अच्छा मैं आप लोगों के साथ एक एक्सीडेंट शेयर करता हूँ, एक्सीडेंट नहीं इंसिडेंट आई वुड कॉल दैट। आई बीन टू वन ऑफ द MS सुपरविजन थीसिस डिफेंस इन पेशावर। उसने ये किया था कि प्योर सैंड के अंदर वो इम्प्यूरिटीज डाल रहा था, और वो कह रहा था कि हमारे जो रिजल्ट है स्ट्रेसेस और स्ट्रेन की इसी मटेरियल में जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। और ही कंक्लूडेड अराउंड 231%, 231% वो इम्प्रूवमेंट लेकर आया था। तो फिर उसको मैंने कहा कि आपके पास ये 231 का फिगर कहाँ से आया। वो कह रहा था कि सर ये मैंने और सुपरवाइजर ने डिस्कस करके इस पॉइंट तक पहुंचे। मैंने कहा ये तो आप सुपरवाइजर आप दोनों इसको थोड़ा सा देख ले, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन हमेशा के लिए वो कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ प्लेस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जब भी आप अपना काम किसी दूसरे आदमी को दिखाते हो, जो आपके फील्ड का आदमी हो, जो आपके कैलिबर का आदमी हो, तो फिर होता क्या है कि वो आपको अपनी इनपुट देता है। तो जब आपको इनपुट देता है तो उसमें गलतियों की गुंजाइश मजीद कम हो जाती है। जब आप वही काम एक तीसरे के साथ शेयर करते हो तो वो आपको मजीद इनपुट देता है, तो आपकी काम मजीद बेहतर हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कर लो कि अभी से आप लोग इस तरह का टॉपिक चूज कर लो जिसमें आपके पास ये CBA का आर्गुमेंट भी आ जाए, क्रेडिबल भी हो, और वो लोगों की एडॉक्सी सब्सटेंसेस, एडॉक्सी मटेरियल, एडॉक्सी इश्यूज
मतलब इस तरह का पॉइंट आप उठाए जो उसको इसको टाइटल को भी कोई पढ़े ना तो उसको भी लगे कि ये हकीकत में लोगों की, सिस्टम की, माशरे की, डिपार्टमेंट की, हुजूम की, अवाम की बात कर रहा है। ठीक है ना? तो और क्रेडिबिलिटी आपकी तभी आएगी जब आपके पास उसी प्रोजेक्ट को लेके कुछ कोई ना कोई एविडेंस, आपने कोई ना कोई होमवर्क किया हो। फॉर एग्जांपल, आप सारे के सारे सिविल इंजीनियर हो, अगर आप एक टेंडर के लिए जाते हो, ठीक है, यूजुअली हम लोग कहते हैं कि यार बस कोई भी काम उठाओ, खैर अगर थोड़ा सा बिलो भी हो, लेकिन बिलो आप तभी लेते हो जब आपके पास कोई क्रॉस कैलकुलेशन हो। अब आंखें बंद करके तो कोई प्रोजेक्ट नहीं उठा सकता। तो अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट उठा लिया तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ बिजनेस पार्टनर हूँ, आप मुझे कह रहे हो कि ये फॉर एग्जांपल ये 1 अरब का कोई प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग 20% बिलो जाते हैं। तो अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, आप मुझे कहोगे कि इसकी मैंने कैलकुलेशन की है, इसके यहाँ पे हमें ये पैसा इतनी इसकी प्रॉफिट मिलेगी, इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, तो जो हम लोग 20% बिलो भी जाएंगे ना, तो फिर भी इसकी रेवेन्यू हमारे पास 32-35% होगी। तो उसको निकाल के 10 से 15% ओवरऑल प्रोजेक्ट का ओवरहेड कास्ट हमारे पास बच जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई क्रॉस कैलकुलेशन है तो आपकी बात क्रेडिबल है। लेकिन अगर इस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं है तो फिर वो बेवकूफ ही होगा कि वो फिर मिस्टर XYZ के साथ कोई भी बिजनेस करे या उसकी बात को कोई ना कोई अहमियत है। हम लोग यूजुअली कहते हैं ना, हमारे माशरे में भी, हमारे दोस्तों में भी, हमारे क्लास में भी, कि यार ये बंदा कुछ भी कह देता है, मतलब बगैर कुछ सोचे हुए कुछ भी कह देता है। तो ये आपकी रिसर्च, आपकी डायरेक्शन, आपकी टॉपिक सिलेक्शन, दैट शुड बी अथॉरिटेटिव, दैट शुड बी रिलायबल, जिसके एविडेंस की बुनियाद पे आपको फिर बोलने का भी मौका मिले। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ कि रिसर्च सेट यू अप एज अ एक्सपर्ट ऑन द इशू। अच्छा, एक चीज आप लोग समझ लेना, यहाँ पे जितनी भी अभी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, कि इफ यू हैव अ मास्टर डिग्री विदाउट डूइंग समथिंग इन रियल टाइम, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कागज का एक टुकड़ा मिला है। इफ यू डिड नॉट कम अप विथ समथिंग इनोवेटिव, वो पैटेंट के फॉर्म में भी पॉसिबल है, वो एक आइडिया के फॉर्म में भी पॉसिबल है, वो एक रिसर्च पब्लिकेशन, एक रिसर्च किताब, एक रिसर्च जर्नल, एक कॉन्फ्रेंस पेपर, एक कोई भी टेंजेबल प्रोडक्ट या कोई भी रियल टाइम सोल्यूशन, अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है ना, और आपने सिर्फ एक काम कर दिया और आपको डिग्री मिल गई, अगेन अगेन आप लोगों को पिछले क्लास में भी मैंने पढ़ाया था that each and everyone should search for the stagnant engineer by डॉक्टर आसिम। आप लोग सर्च कर ले, आप लोग के पास आ जाएगा। अगर हुनर नहीं है, कोई भी इस तरह का काम आपने नहीं किया, जो फॉर एग्जांपल जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, एक पोजीशन के लिए 15 से 20 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी आपसे ज्यादा होती है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा होता है, कुछ ना कुछ उन लोगों ने किया भी होता है। तो अगर आप कहीं कहीं पे भी जा रहे हो ना और आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, तो यकीन करो आपकी सर्वाइवेबिलिटी मार्केट में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अभी वो कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया कि मेरे जो फॉर एग्जांपल मेरी हॉबीज ये है कि आई यूज टू ऑफन साइकिल राइडिंग, रीडिंग, वॉकिंग। ठीक, हॉबीज मोबीज से किसी को कोई जॉब नहीं मिलती। अगर आपने एकेडेमिया में रहना है, if you want to grow in academia, if you are planning to pursue for PhD, if you really want to contribute through your presence within the society, तो फिर ये बड़ा जरूरी है कि आपने अपने लिए इस तरह के गोल सेट करने होंगे ताकि उनकी बुनियाद पे आपको फंड भी मिले, आपका प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट हो जाए और आपकी बात में दम भी हो। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? Anyone would like to contribute in the same sense? Ali, जी, Ali, बताइए प्लीज, गो अहेड। No, sir, no questions. फराज, आप और गनफाजर सुन रहे हो कि नहीं? फराज, अहमद फराज, जी सर। आप would you like to contribute in that?
जी सर। आप इसमें कोई चीज आप ऐड करना चाहते हो फराज, आप या गजनफर या गुलबुद्दीन, कोई भी। आप मेरा हवाला मतन तो आप लोग समझ गए हो ना कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, कि मैं आप लोगों से चाहता क्या हूं। अगर आप लोगों को सिर्फ डिग्री चाहिए ना, फिर तो ठीक है, फिर तो बस गो विद द फ्लो वाला हिसाब करें। लेकिन इफ यू रियली वांट टू चेंज योर फॉर्चून, इफ यू रियली वांट टू चेंज योर विजन, इफ यू रियली वांट टू चेंज द वे हाउ यू आर लिविंग नाउ, तो फिर आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग लेक कर रहे हैं, और आपका जो भी रिसर्च प्रपोजल होगा, क्या उसमें ये सारे पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो कि नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि टाइप ऑफ रिसर्च। एक होती है एकेडमिक रिसर्च, फिर उसमें सब पार्ट होते हैं हमारे अच्छा, रिसर्च के ओवरऑल 2 से 3 किस्में हैं, लेकिन ये हम लोग प्योर और अप्लाइड रिसर्च में पढ़ेंगे। एक, हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी भी एकेडमिक पर्पस के लिए, तो जब हम एकेडमिक पर्पस के लिए इंटरव्यू या पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बेसिक रिसर्च कहते हैं या प्योर रिसर्च कहते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का इशू हम मार्केट से उठाएं, और इंडस्ट्री या वो फैक्ट्री या फॉर एग्जांपल वो डिपार्टमेंट वो हमें पैसे दे कि इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन चाहिए, तो उस रिसर्च को हम लोग फिर अप्लाइड रिसर्च कहेंगे। अब आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि बेसिक प्योर में और अप्लाइड में फर्क ये है कि अप्लाइड के असरात जो होते हैं वो डायरेक्टली सोसाइटी पे, डायरेक्टली लोगों पे होते हैं। प्योर रिसर्च जो होती है वो एकेडमिक रिसर्च के एक पार्ट में आती है। तो कोई भी रिसर्च जब होता है, उसके लिए हमें एक डेटा चाहिए होती है, वो जो हमें इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल भी मिल सकती है, डेटा कलेक्शन भी मिल सकती है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप एक एग्जांपल समझ ले। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप M1 की या M2 की आप कंपैरिजन कर दे, कि अगर M1 रूट पे फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद हमारे पास रेल चले, उसका कितना खर्चा होगा, और M2 एम सिमिलरली M1 पे हमें पर डे कलेक्शन कितनी हो रही है। तो कलेक्शन का डेटा जो है, फॉर एग्जांपल, जिस तरह मेरी गाड़ी में वो एक मोटरवे का एक टैग लगा है, वन रोड वन नेशन, लेकिन उसके साथ साथ हर एक व्हीकल की इन और आउट पे आपको एक पर्ची मिलती है, एक रसीद मिलती है कि इतनी कलेक्शन हो गई और इस टाइप की ये गाड़ी है। तो अगर हम उनको एक रिक्वेस्ट कर ले कि हमें पूरी की पूरी 24/7 की एक महीने की कंप्लीट स्टेटिस्टिक चाहिए, मैं इसकी कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो ये आपकी डेटा कलेक्शन जो है वो फ्रॉम द रियल टाइम सेकेंडरी डेटा है। सिमिलरली, अगर आप ये देखना चाहते हो कि अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाने से कितनी लोगों ने अपनी गाड़ी छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना शुरू कर दिया, इसके लिए आपको इंटरव्यू या कन्वर्सेशन या फिर सर्वे करनी है। मेथड या मेथडोलॉजी वो हथियार है जिसके जरिए आप एक मसले को उठाते हो और उसी मसले को फिर आप खुद ही एक डेटा देके उसका फिर हल ढूंढते हैं। ठीक है, तो 2 किस्म की रिसर्च आज आप लोगों ने सीख लिए। एक एकेडमिक का पार्ट था जिसको हम लोग बेसिक या प्योर रिसर्च कहते हैं, दूसरा फिर अप्लाइड का पार्ट होता है जिसमें हम लोग रियल टाइम में माशरे में, लोगों में, डिपार्टमेंट में, सिस्टम के अंदर वी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट। जितनी भी आपको रिसर्च में एक चीज समझ लेनी चाहिए, मुझे आपके असाइनमेंट से भी अंदाजा हो जाएगा। जब भी आप किसी भी मौका महल जिसमें स्टेटिस्टिक आती हो, जिसमें कोई भी कंक्लूसिव रिमार्क्स आता हो, कहीं से भी आप कोई भी फिगर जब आप उठाते हो, तो इन सारी चीजों के लिए आपके पास शवाहिद होने चाहिए।
शवाहिद मीन्स एविडेंस, एविडेंस मीन्स रेफरेंसेस। इसी कोर्स में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वर्ड में लिखना कैसे है, एंटेक्स साइटेशन से क्या मुराद है, रेफरेंसेस के अंदर या रेफरेंसेस से हम लोग रेफरेंसेस किस तरह ढूंढ सकते हैं, जो आपके राइटिंग स्किल्स के लिए, आपके रिसर्च प्रपोजल के लिए, आपके थीसिस के लिए एक बहुत ज्यादा इसेंशियल पार्ट है, जो इंशाल्लाह आप लोगों ने सीखना हो। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल है? अच्छा, अगर आप लोगों का सवाल नहीं है तो ये जो फिगर है, अब इसको मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और आई वुड लाइक टू आस्क ईच एंड एवरीवन टू टेक आउट योर पेन पेंसिल और योर क्लास नोट, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम कहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, अगर हर किसी के पास, हर एक स्टूडेंट के साथ अगर है तो फिर मैं शुरू करता हूँ। शुरू कर लूं इफ एवरीवन एग्रीज? अच्छा, अगर हर कोई मुझे सुन रहा है तो आप लोग इस तरह कर लेना कि आई थिंक देयर इज ऑप्शन ऑफ रेज हैंड, ये यहाँ पे रिएक्शन में जाके यहाँ पे एक रेज हैंड, ये है, ये सॉरी, ये रेज हैंड करे ताकि जो मैं कह रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं। अली सुन रहा है, और कोई? अच्छा, मैडम भी सुन रही, फराज भी सुन रहा है, ठीक है, ठीक है, गुड। अब टाइप ऑफ रिसर्च की हम बात करें, देखो आप लोग कंसेप्ट अपने क्लियर कर लो ना। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आपकी एक बैकग्राउंड बन जाएगी, तो फिर आप लोगों को महल बनाने में या घर बनाने में या अपनी फॉर्चून बनाने में फिर थोड़ी सी आसानी होगी। अब नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पे एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन से हम लोग शुरू करते हैं। हर वो चीज, हर वो मसला जिसको हम अप्लाई करके कोई भी विजिबल या कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसको हम लोग एप्लीकेशन रिसर्च कहते हैं, या ठीक है, विच अप्लाई थ्रू विच वी कैन गेट टेंजिबल या फिर विजिबल प्रोडक्ट। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स है, प्योर रिसर्च का और अप्लाइड रिसर्च का। जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि प्योर रिसर्च में हम सिर्फ वी ओनली डेवलप थ्योरी बट नो प्रैक्टिकल यूज, प्योर रिसर्च में। अब हम अप्लाइड में क्या होता है, उसमें हम लोग कोई भी बर्निंग पॉइंट लेते हैं, बर्निंग इश्यूज लेते हैं, मार्केट बेस्ड रिसर्च होती है, रियल सिनेरियोज को देख के हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये अप्लाइड रिसर्च हो गई। ठीक है, प्योर रिसर्च वो हम लोग यूजुअली करते हैं जिस तरह आप लोगों ने, अच्छा आप लोगों ने अपना, आई आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था इन योर बैचलर डिग्री, वाज दैट द प्योर वन और द अप्लाइड पार्ट? एक एक प्लीज बताते जाइए। बताइए अली, नहीं नहीं अली, थोड़ा सा बताइए। मैं अब यहाँ पे जानना क्या चाहता हूँ कि प्योर रिसर्च जो होती है वो हम अपने क्यूरियोसिटी की वजह से उठा लेते हैं, हमें लगता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होती है, बाकी किसी और के लिए नहीं होती। तो ये तो आपकी हो गई प्योर रिसर्च, जी ठीक है ना। और जब हम अप्लाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इनोवेशन की तरफ, डिफरेंट एल्गोरिथम्स की तरफ, इस तरह की चीजों को उठाते हैं जिसके जरिए हम रियल में कोई ना कोई जिसको हम लोग कहते हैं ना मेकिंग डिफरेंस, वो वाला कंसेप्ट फिर हमारा आ जाता है। तो अभी आप लोग मुझे बताइए, जो आप लोगों ने बैचलर में टॉपिक उठाया था, तो वो आपकी पर्सनल क्यूरियोसिटी की वजह से था या आपको किसी ने कहा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? अली, आपसे शुरू करता हूँ। सर, ये प्रोजेक्ट था ना कि हमने थर्मल कंडक्टिविटी करनी थी कि जिस तरह के हमारे पास ये आजकल ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन टेम्परेचर हो रहा है एक्सट्रीम, तो हमने ये कहा कि जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें हम सॉडस्ट का यूज करके कि बिल्डिंग का टेम्परेचर एक कॉन्टिन्यूस रख सकें, कि अगर बिलफर्ज अगर गर्मी है
तो टेम्परेचर अगर ठंडा, अगर बिल्डिंग के अंदर मतलब मौसम एयर कंडीशन लगे हुए हैं तो हमें ज़्यादा एयर कंडीशनर लगाना पड़े कि हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, उसकी थर्मल कनेक्टिविटी मेंटेन कर सकें। मैं बहुत सॉडस्ट का यूज़ किया था ठीक है, कि ठीक हम है। थर्मल अली, कनेक्टिविटी। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया था, वाज दिट योर ओन काइंड ऑफ इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी टू सेलेक्ट और मूव इन दैट डायरेक्शन, या ये टॉपिक आप लोगों को किसी ने दिया था रियल टाइम में कि आप लोग ये वाला टॉपिक उठाएं, इस टॉपिक पे आप काम करें? इस तरह होता कि हम ग्रुप मेंबर्स थे ना, तो हम तीनों ने ना मिल बैठ के सिलेक्ट किया था कि ठीक बेस्ट है। ऑप्शन कौन सा हो सकता अच्छा, इसका इसका मतलब ये है कि दिस वाज अगेन योर ओन क्यूरियोसिटी, या मतलब आप लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट, राइट? ठीक है, है। यस ठीक सर। है। नेक्स्ट कौन है जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है कि उन लोगों ने जो बैचलर में टॉपिक उठाया था, वाज दैट प्योर वन और अप्लाइड वन? एनीवन? कौन शुरू करना चाहता है? सर हमारा जो टॉपिक था वो मिक्सचर ऑफ प्योर और अप्लाइड का था सर। तो गुलबुद्दीन, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह मिक्सचर था प्योर और अप्लाइड का? यस सर, प्योर इस तरह था कि सर हमारा जो रिसर्च टॉपिक था वो था कैरेक्टराइजेशन ऑफ लोकली मैन्युफैक्चरिंग स्टील जो था सर, फोर्सिंग स्टील जो है सर। तो फिर इस वजह से था सर कि मतलब हमें वो क्यूरोसिटी थी कि मतलब जो इधर लोकली मैन्युफैक्चरिंग जो स्टील बार है वो मतलब उसके बराबर है जो हम मतलब डिज़ाइन में हम एजम्पशंस करते हैं सर। ठीक है, ठीक है। नहीं, अच्छा, अप्लाइड क्योंकि आपको वो स्ट्रेंथ मिल नहीं रही थी जो रिक्वायर था, राइट? यस सर, हम ठीक इसको है, मालूम कर रहे थे कि मतलब जो हम डिज़ाइन में मतलब 60 ग्रेड का तो लोकली वो अवेलेबल है, मतलब वो सारे उसको वो कंप्लीट कर सकता है मतलब ठीक, ठीक, ठीक। तो फिर गुलबुद्दीन, आप लोगों ने अपने काम को किसी कॉन्फ्रेंस पेपर में, इंटरनेशनल में, लोकल में कहीं पे पब्लिश कर दिया कि नहीं? नहीं सर, तो ठीक वो है, तो नहीं कर अपने 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 ग्रुप को एक दफा फिर से आप मोटिवेट करो, काम शुरू करो। जब इंशाल्लाह फोर्थ सेशन मिड टर्म से पहले पहले आप लोगों को 8 हफ्तों में क्लियर हो जाएगा कि रिसर्च आर्टिकल या प्रोजेक्ट या प्रपोजल हम लोग लिखते कैसे हैं। तो इंशाल्लाह तब तक ये सारे के सारे आप लोग रेडी हो जाओ। जितने भी आप लोग के टॉपिक्स हैं ड्यूरिंग बैचलर डिग्री, वट एवर यू पीपल डेट, तो उसको हम लोग फिर पब्लिश करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। अच्छा मैडम, वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट ऑन दैट? यस सर, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो इस मसले पर था कि कंक्रीट में हम एग्रीगेट जो है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो हम प्लास्टिक इंट्रोड्यूस कर लें, ताकि हमारे पास जो दुनिया में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा वेस्टेज में आ रहा है वो ज़रा किसी काम में भी यूज़ हो सके। तो इसके लिए हमारी जो स्टडीज़ थी जो वो बेसिकली प्योर पे रिलेटेड थी कि हम लोगों ने मुख्तलिफ आर्टिकल्स और पेपर्स वगैरह पढ़े, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हमने अपने सारे किए। और हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स थे स्ट्रेंथ के लिहाज से और कॉस्ट के लिहाज से, इस लिहाज से तो हमारा कंक्रीट सक्सेसफुल हुआ सैंपल, बट हीट रेजिस्टेंस के लिहाज से हमारा सैंपल फिर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब नहीं हुआ। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि प्लास्टिक को 1 to 2% तक तो हम ऐड कर सकते हैं कंक्रीट में सैंपल में, लेकिन इससे ज़्यादा फिर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये फिर हीट के लिहाज से ड्यूरेबल नहीं है। तो हमारा जो था वो पहले प्योर था एंड देन अप्लाइड की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है मैडम। असल में टॉपिक जो था इसमें हम लोग रिसाइकेबल या रिसाइकल मटेरियल की हम लोग बात कर सकते हैं। जब भी हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आपने वो एक एमएस थीसिस की कहानी आपने मिस कर दी कि जब भी हम लोग इस तरह की चीज़ें हम लोग उठाते हैं, लेते हैं, तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वी आर लुकिंग फॉर ए ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रेंथ। जिस तरह आपने मेंशन कर दिया कि जितना प्लास्टिक बढ़ रहा है या मतलब मैन्युफैक्चरिंग, हम इसको किस तरह रिसाइकल करके माहौल को बचा सकते हैं। ठीक है, गुड। आप भी मैडम आहिस्ता आहिस्ता अपने वो आर्टिकल पे काम शुरू करें। मैं आप लोगों के साथ एक 10 से 12 पेजेस का एक ड्राफ्ट शेयर कर दूंगा, तो आप लोग हर एक स्टूडेंट जो है वो अभी से तैयार हो जाए। इंशाल्लाह आपके इस कोर्स के ख़त्म होने से पहले पहले जनवरी में
हम आपके आर्टिकल पर इंशाल्लाह सबमिट करेंगे। ठीक है, अहमद फराज, वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट? फराज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारा और गुलबदीन का सेम ही प्रोजेक्ट था सर, इसी स्किल के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, और गजनफर भी आप लोग के साथ था टीम में? जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है ठीक है। बस आप लोग फिर इस तरह करें ना, सारे के सारे जितने भी अभी जो इनरोल्ड आर्ट से न्यू स्टूडेंट है, तो इंशाल्लाह आप लोग इज अ जॉइंट एक रिसर्च टीम बनाएंगे। ठीक है, ताकि अभी आप लोग जो जिन कामों पे आप लोग लगे हो, मुझे उसमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा। 13 तारीख को एक फंडिंग है 40 लाख रुपए की, तो उसमें मैं वो कंट्रीब्यूट करूंगा और अपना प्रपोजल भिजवाऊंगा। लेकिन वो जो मैंने ड्राफ्ट बनाया है उस पर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आ रहा है, उसमें कम से कम 1 करोड़ प्लस है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जब रिसर्च में पहुंचोगे तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट हो मेरे साथ, ताकि आप लोग फिर उसी से आप लोग को मैं फंडिंग भी कर सकूं और आप लोगों का काम भी फिर इजीली हो जाए। ठीक है ना, चले, वेल डन एवरीवन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव का। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, ये थोड़ा सा टाइम 15 से 20 मिनट रह गए, तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं कि उसमें से ये पूरा का पूरा स्लाइड कवर हो जाए। एप्लीकेशन आप लोगों ने समझ लिया, पढ़ लिया कि हम लोग यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो काम है उससे हमारे पास कोई भी विजिबल, कोई भी टेंजेबल प्रोडक्ट निकल आए। फिर उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्योर हो गया, प्योर में हम ओनली टू डेवलप थियोरी, बट उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती। अप्लाइड में हम क्या करते हैं कि रियल सिनेरियोज हम उठाते हैं, बर्निंग इश्यूज हम लोग उठाते हैं, कोई भी इस तरह की हॉट इशू हो टॉपिक के तो उनको, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेटेड इशू हम उठाते हैं, इंडस्ट्री इश्यूज उठाते हैं कि उनको कौन से R&D के लिहाज से इशू आ रहे हैं, ताकि वो हमें पैसा दे, हम उनको सोल्यूशन दें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली? अब ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे 2 पार्ट्स आते हैं। एक आपकी आती है डिस्क्रिप्टिव और एक है आपकी एक्सप्लोरेटरी। अब डिस्क्रिप्टिव से क्या मतलब है? डिस्क्रिप्टिव आप लोग लिखना शुरू कर दें। डिस्क्रिप्टिव में हम थ्रू विच वी इंडिकेट सिस्टमेटिक सिचुएशन, डिस्क्रिप्टिव की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, थ्रू विच वी इंडिकेट सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस। और फॉर एग्जांपल सिस्टमेटिक सिचुएशन से क्या मुराद है? जिसमें हम कोई भी सेटिस्फेक्शन लेवल देखना चाहते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि अभी कि आप लोग मेरी टीचिंग से कितने मुतमईन हो, वो लेवल मैं देखना चाहता हूं। और मैं ये देखना चाहता हूं जिसमें हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, वैल्यू एडिशन टू योर मनी, या एडिशन टू मनी, एडिशन टू इन्वेस्टमेंट, कि जो आपने पे की है उसके मुताबिक आपकी लाइफ के स्टैंडर्ड कितने इम्प्रूव हो गए हैं। एज अ टैक्स पेयर आप कितने सेटिस्फाई हो फ्रॉम द सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव में आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सप्लोरेटरी। Would anyone would like to explain that exploratory research? सर Anyone? एक्सप्लोरेटरी वो जिसमें हम किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में ना उसकी एक्सप्लोरेशन करते हैं कि आया ये टॉपिक या कोई भी चीज है उसके बारे में रिसर्च करना। थोड़ा सा आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो मजीद? सर ये कि उस ठीक चीज है, के बारे में ना, जिसके बारे ठीक में है, रिसर्च करो उसके एक्सप्लोर करना। हाँ ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से मतलब ये है कि वो अप्रोच, मेथडोलॉजी, वे ऑफ मेथड जिसके जरिए हम किसी भी रिसर्च की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो इससे पहले डेप्थ में स्टडी न हो, मतलब अवेलेबल हो लेकिन डेप्थ में उसके बारे में एक जो तासुर है तो वो इतना ज्यादा डेप्थ में ना हो। ठीक है, इसकी जो एग्जाम्पल है वो हम लोग इस तरह दे सकते हैं। आप लोगों ने अगर देखा हो, अब मेरी ग्रैंड मदर की एज है 83 ईयर, राइट? तो शी इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, शी इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस,
मतलब काइंड ऑफ उसको वो एक हो जाता है, शी लॉस्ट हर मेमोरी, उसको शेवरिंग भी होती है, शी इज डायबिटिक एज वेल। तो अभी तक अगर मैं ये एक्सप्लोर करना चाहूँ कि जो शिवरिंग हो रही है ये, अब शायद डॉक्टर को आइडिया हो या फिर इस पर रिसर्च हुई हो, अगर डॉक्टर कोई भी एक नया केस देख ले, उसको मजीद उसके डेप्थ में जाना चाहते हो, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी, जो आपके ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होता है। एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव के नीचे है हमारा कोरिलेशनल और एक्सप्लेनेटरी। कोरिलेशन से जो नाम से ही जाहिर है, जिसमें हम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को हम लोग लेते हैं और उसकी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन, इफेक्टिविटी, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ये सारी चीजें देखते हैं। तो कोरिलेशन रिसर्च जो है, जिसमें हम 2 और मोर देन 2 पार्ट उसको हम लोग ले लेते हैं ताकि उसके हम लोग असर देख सके। अब फॉर एग्जांपल कि शुगर का जो पेशेंट है डायबिटिक का, उसका रिलेशन कितना है कोविड के साथ, और उसकी डेथ रेट कितनी है, उनकी फर्टिलिटी रेट कितनी है, उसकी मोर्टिलिटी रेट कितनी है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लाइफ सर्वाइबिलिटी रेट कितनी है। तो ये सारी हमारी आ जाती है को-रिलेशनल में, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी, जिसमें हम 5 W's है ना, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, इन 5 W's की हम लोग जवाब देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ दो एस्पेक्ट्स तो हम लोग ले ले कि जब आपका स्ट्रेस बढ़ जाए तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। तो जिसमें हम लोग कोरिलेशन में 2 पैरामीटर को लेते हैं, उसका इफेक्ट, उसकी इफेक्टिविटी ये देखते हैं, और एक्सप्लेनेटरी में हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस भी फिर बढ़ जाते हैं। सिमिलरली इसके बाद फिर लास्ट में हमारा आता है इंक्वायरी मोड। इंक्वायरी मोड जिस तरह नॉर्मल नाम से भी जाहिर है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि आप किस पर्पस के लिए आए हो। इंक्वायरी जिसमें आप एनालिसिस करते हो, फिजिबिलिटी करते हो, आप हकायक जानने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर आते हैं, एक है क्वांटिटेटिव का, एक है क्वालिटेटिव का। क्वांटिटेटिव आप लोग थोड़ा सा लिखना शुरू कर दे कि क्वांटिटेटिव में हमारे पास स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, और क्वालिटेटिव में हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। मतलब क्वांटिटेटिव की जब हम बात करेंगे तो हम मूव होंगे इन स्ट्रक्चर या सिस्टमेटिक वे या मोड। अब हम अगर क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो फिर अनस्ट्रक्चर मोड होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव जो होते हैं ये हमारे साथ प्री डिटरमाइन होते हैं, और क्वालिटेटिव जो होते हैं ये हमारे साथ डिटरमाइन नहीं होते, ठीक है। ये फर्स्ट वन जो है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपकी जो डिजायर होती है उसको हम लोग मतलब ये कह देते हैं कि ये बस आपने बस सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका अप्लाई करना है। मतलब उसमें आपके पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ही ज्यादा आप रिजिड होते हो, कन्फाइंड होते हो कि आपने बिल्कुल, अब जिस तरह मैडम ने कह दिया कि वी वर यूजिंग द प्लास्टिक टू एनहेंस या टू सी द फायर रेजिस्टिविटी वगैरह वगैरह। तो अब ये भी एक सवाल है कि अब जो इन लोगों ने प्लास्टिक के बॉटल इस्तेमाल किए थे, इसकी श्रेडिंग की, इसकी कटाई का जो लेवल था वो कितना था। अब मटेरियल वाले कहेंगे कि नहीं ये इतना होना चाहिए, सिविल इंजीनियर्स का एक अलग होगा, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होंगे उनका एक अलग होगा, लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट होंगे वो ये कहेंगे कि नहीं 1-2% की बजाय इसको आप लोग कम से कम 10 से 20% तक ले आओ ताकि माहौल ज्यादा से ज्यादा साफ हो। अब आप देख लो हर एक की थोड़ी सी अलग अलग एक रिस्पॉन्स है, एक स्ट्रक्चर अप्रोच है, कुछ की क्वांटिटेटिव है और कुछ की क्वालिटेटिव। अगर इस पूरे ग्राफ में कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं। बस ये आज हमारा लास्ट स्लाइड था। Anyone have any doubt, any objection, या he or she would like to comment on anything, please go ahead.